नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। विधानसभा चुनाव के लिए दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने आधे से अधिक उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी की तरह बजाय किस्तों में टिकट जारी करने के एकमुश्त 144 उम्मीदवारों की सूची नवरात्रि के पहले दिन 9:09 को जारी कर दी। कांग्रेस का घोषणा पत्र कल मंगलवार यानी बजरंगबली के दिन आएगा। बीजेपी के सबसे बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी बजरंगबली का किरदार निभा चुके विक्रम मस्ताल को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। कांग्रेस पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर दिख रही थी, अब घोर सनातनी चेहरा दिखाने पर तुली हुई है। पितृपक्ष, ज्योतिषी, गणना, बजरंगबली सब कुछ समाहित किया है उसने अपनी चुनावी कुंडली में। उधर बीजेपी तो वैसे भी हर तीज त्योहार को पहले से ही उत्सव धर्मिता में बदलने की आदी रही है। उसने भी चुना है बूथ तक के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने के लिए शक्ति की उपासना के पर्व नवरात्रि को। उनके तमाम बड़े नेता बूथ तक जाएंगे और कार्यकर्ताओं को जागरूक करेंगे। कल से 19 तक यह कार्यक्रम चलेगा। दूसरी तरफ दोनों ही दलों में टिकट के अभिलाषी अलग जुटे हैं। सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे की तर्ज पर अपनी ही पार्टी के मुख्यालय या बड़े नेताओं के सामने तलवार भांजने उतर गए। तो आज बात इसी मसले की करेंगे कि कौन कितना धार्मिक, किसकी ज्योतिषी गणना काम करेगी, शक्ति यानी आदि शक्ति किसके ऊपर कृपा बरसाएंगी, और यह भी कि जो सतह पर असंतोष दिख रहा है उसे दोनों ही दल साध लेंगे या फिर मुश्किलें बढ़ा देंगे बागी। बहुतेरे सवाल जिन्हें लेकर खास पैनल के पास जाएंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा, लेकिन रस्मन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। तो कल कांग्रेस ने अपनी 144 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। दिन भी बड़ा मुहूर्त के हिसाब से चुना। नवरात्रि के पहले दिन 9:09 पर लिस्ट जारी हुई और कुल योग भी 9। जो भी ज्योतिषी गणना रही होगी हो गई, उस पर चर्चा हम कल से ही कर रहे हैं। आज टिकट वितरण के बाद की हर चुनाव में सामने आने वाली तस्वीरों को देख लीजिए, और ये दोनों ही दलों में समान रूप से होता है और होता चला आ रहा है। कांग्रेस में थोड़ा ज्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि टिकट कल ही जारी हुए हैं। ये यदि झटके हैं तो कुछ दिनों तक झटके आते ही रहेंगे। ऐसा लगता है कि पार्टी भी मानकर चल ही रही थी कि ऐसा होगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी कह रहे हैं कि 4000 दावेदार थे, सीट सिर्फ 230 हैं, लिहाजा सभी को तो टिकट दिया नहीं जा सकता। सब सहमति से कोई नाम नहीं लेता। 4000 लोगों ने अप्लाई किया, सब 4000 कहते हैं मैं तो जीतने वाला हूँ। ऐसा आज तक मेरे राजनीतिक जीवन में कोई नहीं मिला मुझे जो अपना आवेदन दे और कहे कि मैं हारने वाला हूँ। ये बात तो आप लोग समझते हैं। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे सामने। बाकी सीटें भी हम अगले 2-3 दिन में घोषित कर देंगे। उधर बीजेपी में भी कई जगह विरोध के स्वर अभी तक थम नहीं रहे हैं, लेकिन पार्टी ने अब अपना पूरा फोकस बजाय किसी एक रूठे को मनाने के पूरे कार्यकर्ताओं को साधने में लगा दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया है जिसे शक्ति सम्मेलन नाम दिया गया। पूरे प्रदेश में 17, 18 और 19 तारीख को इसे आयोजित किया जाएगा। इसमें तमाम बड़े नेताओं के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। बूथ पर कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे संपदा कार्ड। बूथ लेवल कार्यकर्ता को बीजेपी अपनी ताकत मानती है, लिहाजा एक नारा दिया गया है कि 2023 का चुनाव बूथ पर लड़ा जाएगा। सभी बड़े नेताओं के शामिल होने से जो भी नाराज गुट है उसकी नाराजगी मौके पर ही दूर कर दी जाए, ये भी बीजेपी की मंशा है। बूथ विजय का संकल्प था, अब बूथ विजय की ओर अग्रसर होने का जो हमारा अभियान है, तो इन शक्ति सम्मेलनों में भारतीय जनता पार्टी के 12,019 स्थानों पर सभी शक्ति सम्मेलनों में शक्ति केंद्रों पर सभी बूथों के कार्यकर्ता उपस्थित रह करके इस मां नवदुर्गा के पर्व पर बूथ विजय के संकल्प को साकार भूमिका में लाने की योजनाबद्ध तरीके से रणनीति तैयार करने का काम व्यवहारिक तौर पर कैसे होगा, इसको सभी लोग मिलकर के करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए अभी तक ये चुनाव आसान या एक तरफा नहीं है, बल्कि दोनों को ही पूरी जान झोंकनी है, ये उनके बड़े नेता जानते हैं। कांग्रेस अभी टिकट वितरण के असंतोष को साधेगी, उसके बाद वो स्थानीय कार्यकर्ताओं को साधने का काम करेगी, जबकि बीजेपी ने अपने कुछ बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में उतारकर
उनको एक तरह से एक इलाके में बांध दिया। वो ज़्यादा स्पीड से पूरे प्रदेश का दौरा नहीं कर सकते। एक तरह से उसी का हाल है ये बूथ लेवल सम्मेलन, और इसके लिए नवरात्रि से बेहतर वक्त हो नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त बहुत भीड़ भी मिल जाती है प्रचार के लिए। अब माता रानी की मेहर किस दल पर भरपूर होगी, इसका पता लगाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा 3 दिसंबर तक का। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो सबसे पहले उन खास मेहमानों का मैं आपसे तारुफ करा दूं जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है गोविंद मालू, बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, स्वागत है मालू जी का। दूसरे मेहमान है प्रवीण धौलपुरे, ये कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं, प्रवीण जी का स्वागत। और तीसरे मेहमान है देशदीप सक्सेना, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, देशदीप जी का भी स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं प्रवीण जी से। तो प्रवीण जी, ये जो मुझे नहीं पता, मैं किसी पंडित जी की योग्यता और काबिलियत पर सवाल नहीं उठाऊंगा, ये सब ज्योतिषी गणना सब ठीक करके कल हम लोगों ने दिन भर इस पर बहस भी करी, ये टिकट विकेट जारी हो गया, बात का असंतोष भी रुक जाएगा इसी ज्योतिष के आधार पर, या कुछ और करना है? देखिए, लगातार जिस तरह का धर्म के ठेके की बात भाजपा करती है, क्योंकि कांग्रेस सनातनी परंपराओं में विश्वास करती है, और लगातार हमारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि अभी जिस तरह का एक माहौल पूरे मध्य प्रदेश में बना हुआ है, और जिस तरह आपने देखा महाकाल लोक की बात हो या अन्य जगहों की बात हो, 15 माह के कार्यकाल में माननीय कमलनाथ जी जिस तरह से धर्म को लेके, संस्कृति को लेके जो भावी योजनाएं लेकर आए थे, उन भावी योजनाओं को जब जिस तरह से धनबल की राजनीति होकर मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जनादेश जो कांग्रेस को मिला था, भाजपा ने उसको लूटा था, तो कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि पितृपक्ष अमावक्ष के बाद जैसे ही माता रानी के दिवस आएंगे, और माता रानी के दिवस में 9:09 पे जनता की जो आवाज, जो 144 उम्मीदवार हैं, उनको उतारा जाएगा और माता रानी का आशीर्वाद उनको मिलेगा। और जो हनुमान भक्त हमारे कमलनाथ जी हैं, उस तैयारी के साथ वो आए हैं कि लंका दहन भी होगा और पंचमामा का विनाश भी होगा। ठीक है, गोविंद जी को इन कर लेते। गोविंद जी, लंका दहन भी होगा, विनाश भी होगा, बहुत सारी आध्यात्मिक तरीके से उन्होंने चुनौती वाले अंदाज में बात की। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो शक्ति दल, क्या नाम दिया है, शक्ति सम्मेलन, ये आपको लगता है कि शक्ति दे पाएगा इतनी जल्दी कार्यकर्ताओं को जो बूथ लेवल के हैं उनको? मुझे तो इस बात की खुशी कहते हुए प्रवीण जी कि एक यू टर्न कांग्रेस ले रही है, और ये हमारी सफलता है कि भारत की संस्कृति और सनातन सभ्यता को हमने फिर से केंद्र में ला दिया है, और वही विमर्श बन गया है। पहले जो चादर चढ़ाते थे, अब चुनरी चढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये हमारी सफलता है। दूसरी बात, आपने जो शक्ति केंद्र की बात की, शक्ति केंद्र और बूथ की इकाई हमारा प्रथम अधिष्ठान है, और हम इसके इर्द गिर्द ही हमारी संगठन की सारी अभियानों की रचना करते हैं, हमारे कार्यक्रमों की रचना करते हैं। और हम काफी दिनों से, काफी सालों से बूथ को सशक्त बनाने, पन्ना प्रमुख तक के, पेज प्रमुख तक की बात और उसकी टीम बनाने का काम हमने लगातार मध्य प्रदेश में किया है। और ऐसे जो कार्यकर्ता हर बूथ पर, हर पन्ने का प्रभारी बनकर, उस पन्ने की टीम अलग, उसके पालक, संरक्षक, उसका संयोजक अलग, इस तरह से हमने नीचे की जो टीम तैयार की है वो वहां पर जाएगी। शक्ति केंद्र 5-6 बूथों को मिलाकर, 4-5 बूथों को मिलाकर एक शक्ति केंद्र बनता है। उस शक्ति केंद्र पर हम इन शक्ति केंद्रों का जो सम्मेलन करके वहां पर सभी पुराने नए कार्यकर्ताओं को, जो कार्यकर्ता यदि कहीं कोई रूठा दिए उसको भी लेकर आएंगे, उसको भी हमारे इस रूठा है उसको भी लेकर आएंगे, से अंडरलाइन करते हैं। एक बार देशदीप जी को इन करता हूं। देशदीप, ये आप देख रहे होंगे दोनों दलों का कि ये जो पूजा पाठ वाला जो ज्योतिषीय गणना में बार बार यही कह रहा हूँ, किसी पंडित ने बताया होगा दोनों को, ये आप लगता है जीत की तरफ ले जाएगी? देखिए, दोनों की कोशिश यही है, और दोनों शक्ति की साधना कर रहे हैं। और शक्ति कौन है इसमें? शक्ति है जनता। ठीक बात। तो इनको जनता की साधना करना चाहिए, और करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब ये तो 3 दिसंबर को मालूम पड़ेगा। आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में भी बोला कि असली शक्ति किसके साथ थी, जनता किसके साथ थी, वो तो बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से दोनों दलों का ये सोचना है कि जनता को अपनी ओर आकर्षित किया जाए और उनको वोटों में तब्दील किया जाए। अब समस्या ये है, बीजेपी से अगर हम शुरुआत करें, अभी उन्होंने शक्ति जो अपने वो दिया है, सम्मेलन दिए हैं, तो ये सम्मेलन
अभी हो रहे हैं, इसके पहले मध्य प्रदेश में उन्हीं का एक सम्मेलन हुआ था जिसको कि एक कार्यकर्ता महाकुंभ कहा गया था। उसमें प्रधानमंत्री जी आए थे, बोला था 10 लाख लोग आएंगे, काफ़ी संख्या में लोग भी आए थे, हालांकि 10 लाख लोग तो नहीं आ पाए थे। तो बहुत समय से बीजेपी अपनी इस शक्ति को साधने की कोशिश कर रही है और शायद उसकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसके कार्यकर्ता अभी भी काफ़ी संख्या में नाराज हैं, रूठे हुए हैं। अभी मालू जी ने भी बताया कि वो लोग जो रूठे हुए हैं उनको भी वहाँ लेके आएंगे। तो बीजेपी के पास दो समस्याएं हैं, एक तो अपने जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनको शक्तिवान करना, उनको ऊर्जित करना और उससे अपने को शक्तिवान करना, और दूसरी जो जनता जनार्दन है, जो असली शक्ति है, उसको अपनी ओर आकर्षित करना। जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, हमने देखा कांग्रेस ने जो बीजेपी की जिस पिच पे बीजेपी एक जमाने में खेला करती थी, कमलनाथ जी ने पूरी तरीके से उस पिच पे खेलना शुरू कर दिया है। चाहे वो हनुमान जी की मूर्ति हो छिंदवाड़ा की, या अलग अलग जो हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, बागेश्वर महाराज जी जिसमें हैं, उनको उनके प्रवचन कराना हो, और अभी जिस तरीके से 9:09 पे 144 लोगों की लिस्ट, दोनों का मूलांक 9 आता है, तो ये दर्शाने की कोशिश करी कि देखिए असली सनातनी तो हम हैं, हमने पितृपक्ष में घोषणा नहीं करी है, हमने तो नवदुर्गों में करी है। और कल आपने बोला हनुमान जी के दिन मंगलवार को वो अपना घोषणा पत्र भी लेके आ रहे हैं। तो दोनों शक्ति की पूजा कर रहे हैं, लेकिन असली शक्ति किसके साथ है, जनता किसके साथ है, ये सचमुच आपका कहना सही है कि वो 3 दिसंबर को मालूम पड़ेगा। प्रवीण जी, एक जो बात है जिसका हमने यहाँ पे जिक्र भी किया, गोविंद जी भी जिक्र कर रहे हैं, बहुत तो ये तारीफ की बात है उनकी, वो भी जिक्र कर रहे हैं, तो जो रूठे हैं वो आपके यहाँ ज़्यादा दिख रहे हैं। मतलब कल से आज तक दनादन इस्तीफे हो रहे हैं, लोग छोड़ रहे हैं, कुछ बसपा में चले गए, मतलब वो तो तुरंत ही जाके उन्होंने नीला पट्टा डाल लिया, और भी ये सब हो रहा है। ये सध जाएगा आपको लगता है असंतोष इतनी जल्दी? देखिए, विश्व की जो सबसे बड़ी फर्जी मिस कॉल से बनी हुई पार्टी जो दावा करती थी, आज उनके यहाँ कार्यकर्ताओं का अकाल है, उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। 3 केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद, 1 राष्ट्रीय महासचिव, मध्य प्रदेश में लाके लड़ा रहा। 18.5 साल से आपकी सरकार थी। वही कांग्रेस जो लगातार विपक्ष में है, उसके बाद हमारे यहाँ जैसा कमलनाथ जी ने बताया 4000 उम्मीदवार पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए बैठे हुए हैं। चूंकि 230 उम्मीदवारों को घोषित करना है, तो हमें तो अपने आप में गर्व है कि जनता की आवाज कांग्रेस बनी है। माननीय कमलनाथ जी के अंदर जो विश्वास मध्य प्रदेश की जनता ने जताया है और दिखाया है, यही एक कारण है कि आज हमारे यहाँ पर उम्मीदवारों की बहुत लंबी लिस्ट है। हर व्यक्ति माननीय कमलनाथ जी के विजन को लेकर, कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम करना चाहता है। वहीं आप देखेंगे तो भाजपा में फुटबॉल चल रहा है। बीडी शर्मा जी इस तरह के जब बयान देते हो तो लगता है शायद वो भी मुख्यमंत्री की रेस में आना चाहते हैं। तो एक बार वो अमित शाह और नड्डा जी से बात कर लें, उनका भी स्वागत है और उनको भी प्रदेश की जनता धूल चटा के रहेगी। ठीक है, एक बार गोविंद मालू जी को इन कर लेते। गोविंद जी, आपके यहाँ भी कम नहीं है सिर फुटबॉल जिसकी बात ये कर रहे हैं भाई, बहुत सारे नाम मैं अभी दनादन गिना सकता हूँ, लेकिन फिर भी नाम गिनाने के बजाय आपसे भी सीधा सवाल यही कर लेता हूँ कि मैनेज कर पाएंगे क्या? बोलिए। प्रवीण जी, सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ता आधारित संगठन की सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारत का नहीं विश्व का है भारतीय जनता पार्टी, और एक लोकतांत्रिक दल है जिसमें सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। और तीसरी बात खास ये, मैं इनको बता दूं कि मुगालते में रहे, एक सीट पर 10-10 एक जैसे उम्मीदवार, एक जैसे जीतने की क्षमता रखने वाले उम्मीदवार हमारे यहाँ पर मौजूद है। तो 9 नाराज भी तो हो रहे हैं कई जगह से। मेरी बात सुनिए, कोई बात हो जाए। साल के शासन में सुन लेते, फिर आपकी बारी में वो बोलेंगे, शोर दिखेगा, फिर वो शोर ही सुनाई देगा। बोलिए मालू जी। हम काम के लिए कार्यकर्ता, ये कह रहे पुराने आपके मंत्री को लड़ा दिया, इनके लड़ा, इनका क्या किया? इनका वो 30 साल से जो चेहरे लड़ रहे हैं वो 144 की सूची में हमको लिखे, और इसी का परिणाम है कई जगह जो सर फुटबॉल और जो हंगामा शुरू हुआ और इस्तीफे का दौर शुरू हुआ। हमारे यहाँ ऐसी इतनी बड़ी सूची आ गई, लेकिन ऐसा कोई जो छुटपुट बातें होती है उसको समझाई से दूर किया जाता है। कोई आता है अपनी बात कहता है तो उसको बाद में समझाया जाता है, उसको कहा जाता है, उसको कोई काम दिया जाता है, उसको संतुष्ट किया जाता है कि क्यों किया गया, वो अपने काम में लगता है, उसके बाद काम मानने लगता है। वो अगर आता भी अपनी बात कहने, उसके बाद कहता है कि हमको किसी काम में लगा दो। ये हमारे संगठन की खूबसूरती है, वैचारिक आधार पर संगठन है। ठीक है, ठीक है, मैं देशदीप जी को इन करता हूँ। आऊंगा मालू साहब, बहुत वक्त दिया, मैं बहुत वक्त दिया, माफ कीजिए। देशदीप जी को इन करूंगा, देशदीप जी को इन करूंगा। देशदीप जी,
ज्यादा बड़ी चुनौती, आ रहा हूं फिर आऊंगा, टर्न आपका है, अभी वक्त बहुत है भाई। देवदीप जी, ज्यादा बड़ी चुनौती कांग्रेस और बीजेपी की अगर हम बात करें तो किसके पास है? आप देखिए कि बहुत सारे नाम इनके यहाँ से भी कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद, बड़े बड़े नाम, एक ने जिनका मैंने कहा कि उन्होंने तो तत्काल डाल ही लिया, यादवंत सिंह जी के जो पूर्व एमएलए, उन्होंने तो डाल लिया पट्टा कि भाई हम बसपा से लड़ेंगे, और ऐसे बहुत सारे लोग, गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी से लेके और तमाम लोग इस्तीफा भी दे के जा चुके हैं, अजय सिंह यादव भी जोड़ लो उसमें। चुनौती किसके लिए ज़्यादा है ये बगावत की? देखिए, चुनौती दोनों के सामने बड़ी है। हमने देखा कि बीजेपी की जब लिस्ट आई थी तो किस तरीके से वहाँ बगावत शुरू हुई, कई लोगों ने तो पार्टी छोड़ी, बड़े बड़े लोगों ने पार्टी छोड़ी, और उसके बहुत सारे कारण थे, क्योंकि जो कि बीजेपी के जो इंटरनल डिफरेंसेस थे, जो एक पिछले कुछ समय से जो एक जो नैरेटिव चला है कि वहाँ नाराज भाजपा है, महाराज भाजपा है, शिवराज भाजपा है, वो उसके कारण थे। उसके बाद जब टिकट वितरण हुआ तो भी वहाँ पे झगड़े हुए। कांग्रेस के साथ भी ये चीज आनी थी और आई, हमने देखा। कांग्रेस इसीलिए अपनी लिस्ट को डिले कर रही थी, चाहे वो कुछ भी बोले कि हमने नवदुर्गा में लिस्ट जारी करी, लेकिन वो उस डैमेज को मिनिमाइज करना चाहते थे कि कम से कम मैनेज हो जाए, क्राइसिस ठीक से मैनेज हो जाए। लेकिन अल्टीमेटली तो लिस्ट डिक्लेयर होनी थी। और कांग्रेस के साथ एक समस्या ये भी है कि जिस तरीके से सब तरफ ये माहौल बन रहा है कि जो सर्वेज आ रहे हैं, खुद अपने बीजेपी के सर्वे आ रहे हैं, बीजेपी ने जिस तरीके से पैनिक रिएक्शन दिया है अपने लोगों को, बड़े बड़े लोगों को इलेक्शन लड़ाने का, तो ये आ रहा है कि बीजेपी के के खिलाफ शायद हवा बह रही है। तो कांग्रेस के लोगों को लग रहा है कि भाई अगर हम इस बार हमें टिकट मिल जाएगा, अगर हम एमएलए बन जाते हैं तो शायद हम मंत्री बन जाएं या हम सत्ता पक्ष के साथ रहें, तो उसके साथ ये समस्या एक एडिशनल समस्या भी है। और चुनाव तो देखिए हर कोई लड़ना चाहता है। कमलनाथ जी ने बोला कि ऐसा कोई उन्होंने नहीं देखा अपने राजनीतिक कैरियर में कि किसी व्यक्ति ने अपना आवेदन दिया और बोला कि मैं चुनाव हारने के लिए लड़ रहा हूँ। हर आदमी जीतने के लिए लड़ रहा है। कई लोग हमने देखा है जो इंडिपेंडेंट लड़ते हैं उनको डबल डिजिट में मिलते हैं वोट्स, लेकिन फिर भी उनमें ये मादा रहता है कि चुनाव लड़ते हैं। तो दोनों के सामने ये बड़ी चुनौती है। जो अपने इस डैमेज को मिनिमाइज कर लेगा वो फायदे में होगा। बीजेपी के साथ एक समस्या है कि उसका वर्कर बहुत ज़्यादा नाराज है, जो कांग्रेस के साथ समस्या उतनी नहीं है। एक तो उसके पास रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, वर्कर्स की उतनी बड़ी फौज नहीं है जितनी बीजेपी के पास है। वर्कर की एक्सपेक्टेशन भी कांग्रेस से नहीं है वो सत्ता में है ही नहीं, तो नाराजगी भी कम। बीजेपी के साथ ये डबल समस्या है कि एक तो उसको अपने वर्कर्स को साधना है, जो अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। ये उनका शायद आखिरी प्रयास होगा जो नवदुर्गा में वो कर रहे हैं सम्मेलन, और अपने डिसग्रंटल्ड लोगों से उनको ये भी देखना है कि डैमेज उनसे ना हो पाए। तो उनके साथ भी समस्या है, इनके साथ भी समस्या है। जो इस समस्या को मिनिमाइज कर लेगा उसके साथ एडवांटेज होगा, ऐसा मुझे प्रवीण जी को एक बार इन करते। प्रवीण जी, वीरेंद्र रघुवंशी, दीपक जोशी, कल भी हमने इस पे बात की थी इसी मसले पे, और कर लेते हैं भाई ये अभी वो दरवाजे में खड़े हुए थे नारायण त्रिपाठी, उनके लिए अभी तक डोर, मेरी समस्या अभी ये 8:20 तक तो ओपन नहीं हुआ उनके लिए डोर। तो ये लोग उम्मीद से आए। वीरेंद्र रघुवंशी को क्या कमिटमेंट करके लाए थे आप, ला के बैठा दिया पीछे की सीट में। दीपक जोशी को क्या कमिटमेंट करके लाए थे कि पीछे की सीट में बैठा दिया इन्हें? देखिए, लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश में 15 माह की सरकार कमलनाथ जी की थी और जो विजन को लेकर कमलनाथ जी चले थे, तो ये सभी मध्य प्रदेश के वही नेता हैं जिन्होंने कमलनाथ जी के विजन को स्वीकारा है, भाजपा के खास तौर पर। आऊंगा मालू जी, आऊंगा, नहीं तो शोर लगता। मालू जी प्लीज सुन लीजिए, ये भी जब आपकी बारी में बोल रहे थे तो मैंने टोका था। मालू जी सुन लेते हैं, शोर जैसे लगता। बहुत सम्मानित नेता है, मैं आपको बड़ा आदर करता हूँ। मैं चाहता हूँ धैर्य से सुने। पेट में दर्द तो लगातार आपका और सभी संगठन में हो रहा है, लेकिन धैर्य से सुने। आप विजन की बात करें, ठीक है, धैर्य से सुने आप। बोलिए। मध्य प्रदेश की भोली वाली जनता ने माननीय कमलनाथ जी की जो आवाज पूरे प्रदेश में बनी है, यही कारण है कि बड़े बड़े नेता अभी तो बहुत सारे लाइन में हैं, जो तैयारी में है। अरे तो लाइन में आएंगे, पीछे खड़ा कर दोगे आप कतार में आखिरी। कांग्रेस एक अनुशासित संगठन है, माननीय कमलनाथ जी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनको मालूम है कब किसको कहां लेना है, तो जवाबदारी है। और लगातार जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा के जो लाचार बेसहारा, जो देवतुल्य कार्यकर्ता है, लगातार उनका जो इन्होंने शोषण किया है, लगातार उन कार्यकर्ताओं ने 18 साल इनकी सरकार बनाने के लिए दिन रात पसीना बहाया, लेकिन सत्ता की भूख में ये उन कार्यकर्ताओं का अनादर करते रहे। आज वही कार्यकर्ता एक जो मध्य प्रदेश में आक्रोश के रूप में निकल के आ रहा है, आक्रोश निकल के आ रहा है। गोविंद मालू जी करते हैं, किसान हो, महिला हो,
हर ठीक है। वर्ग परेशान है। गोविंद मालू जी को कर रहे थे। गोविंद मालू जी, दोनों जो पैनलिस्ट हैं उनका एक एक हिस्सा पकड़ रहा हूं मैं। जो देशदीप जी का जो भाव था कि अपेक्षाएं जो है वो नाराज करती हैं, अपेक्षाएं रही होंगी कार्यकर्ता की, फुलफिल नहीं हुई, नाराज हो गया। और दूसरा प्रवीण जी कह रहे हैं इसी वजह से वो लाचार और बेसहारा हो गया, तो जाए कहां, तो कांग्रेस में आ रहा। गोविंद जी, आपकी टिप्पणी। मुझे लगता है कि लाचार बेसहारा तो कांग्रेस और कांग्रेस के नेता हैं, जो इधर उधर झांक रहे हैं, ताक रहे हैं, देख रहे हैं कि दूसरे घर में कोई गड़बड़ है तो हम उसका लाभ लें। हमारे यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, हमारे यहाँ वैचारिक आधार पर व्यक्ति काम करता है, इसका दुखा कहीं कोई किसी को दिक्कत होती है तो हम उसको समझा भी लेते हैं। काम में पूरी हमारे जितने सारे अभियान सफल हुए, कार्यकर्ताओं के बलबूते पे सफल हुए। जन आशीर्वाद यात्रा सफल हुई, इनके तो जन आक्रोश निकाले इन्होंने हमारे खिलाफ के, इनके आपस के झगड़े टंटे में फंस के और एक दूसरे के सर फुटबॉल में रहकर समाप्त हो गई। जन आक्रोश इनका आपसी आक्रोश से बदल गया। और जो जिस विजन की बात करें कमलनाथ जी का, जनता को धोखा दिया पहले वचन देकर, और अब फिर ये जो आ रहे हैं उन कार्यकर्ताओं को धोखा दिया, बाकी लोगों को धोखा दिया, केवल बरगलाने का काम किया। ये जनता को धोखा देने वाले इंसान को क्या छोड़ेंगे, भगवान को धोखा देते हैं। तो ये राम को काल्पनिक बताने वाले अब सनातन की बात करने लगे। देखिए कैसा यूटर्न है, कैसा है ये, सत्ता के लिए कुछ भी करेगा। इसके लिए इसलिए ये आश्वस्त रहे, भारतीय जनता पार्टी में सब ठीक है और अच्छी तरह हमारा नीचे तक का संगठन, हमने पहली बार जो बूथ का और नीचे तक की जो त्रिदेव का जो हमारा कंसेप्ट था उसको हमने बहुत कारगर ढंग से उतारा है। हम उसका डिजिटलाइजेशन भी कर दिया है और हम एक एक व्यक्ति को हम मैं एक देशदीप जी को इन करूंगा, फिर आऊंगा। ठीक है मालू साहब, आऊंगा, अभी भी वक्त है, आता बस आ ही रहा हूँ। एक एक सवाल की गुंजाइश और बन जाएगी शायद। मालू जी रोकूंगा मैं, माफ कीजिए, मैं देशदीप जी को इन करता हूँ। देशदीप जी यही सवाल, ये दोनों पॉलिटिकल हैं, ये नहीं दे पाएंगे हम, आप तो अच्छे से विश्लेषण कर सकते हैं। अब आप बताइए, वीरेंद्र रघुवंशी जी क्यों आए होंगे? बीजेपी के एमएलए छोड़ के कुछ ना कुछ कमिटमेंट हुआ होगा इसलिए आए होंगे। दीपक जोशी क्यों आए होंगे? भाई जाहिर बात है हुआ होगा। नारायण त्रिपाठी तो चलो ठीक है कि वो आदतन जो है दल बदलू हैं एक तरह से, अगर मैं कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। हम कब से देख रहे हैं उन्हें, जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनका समझ में आता है। इनको रोकने की वजह, और फिर क्या कोई और फेरबदल अभी हो सकता है? असंतोष ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या टिकट विकेट भी चेंज हो सकते हैं? देखिए, ये कांग्रेस की जो मैनेजर्स हैं वो इस पे डेफिनेटली इस पे विचार कर रहे होंगे कि इनके लिस्ट में नाम क्यों नहीं आए। हालांकि जैसे दीपक जोशी जी का लिस्ट का तो कांग्रेस ने अभी तक उस सीट पे नाम डिक्लेयर किया नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि जो नेक्स्ट जो उनकी लिस्ट आने वाली है, शायद उसमें हमको वो जैसे वो नाम दिखेंगे। जैसे बदनावर में भी भंवर सिंह शेखावत जी का नाम आना था, लेकिन अभी तक वो लिस्ट में नाम नहीं आया। तो ज़्यादातर वो जगहें जहां हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो बीजेपी से जो लोग छोड़ के आए थे वो उनके नाम आएंगे, तो अभी वो लिस्ट आई नहीं है। तो मैं मान के चल रहा हूँ वीरेंद्र वाली तो आ गई, वीरेंद्र वाली आ गई है, बिल्कुल बिल्कुल वो वाले तो क्या फेरबदल हो सकता है आपको लगता है कुछ, अगर ज़्यादा उनका आक्रोश बढ़ा तो? मुझे लगता नहीं कि फेरबदल होने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। हो भी सकता है क्योंकि वो रीजन है जहाँ जो फोकस में है चुनाव में, ग्वालियर चंबल के लिए तो कुछ शिवपुरी का वो रीजन है जो बदलाव हो सकता है। कुछ स्ट्रेटेजिकली भी उन्होंने करा, जैसे केपी सिंह जी को उन्होंने पिछोर से हटा के शिवपुरी में कर दिया है। तो कुछ स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कांग्रेस की, और ये देखना भी बाकी है कि जो उनकी बाकी जो नेक्स्ट लिस्ट आएंगी उसमें किस तरीके की इक्वेशन कांग्रेस जमाना चाहती है। और फिर अगर जब ये नहीं होता है तो जो उनके एक्सपेक्टेशंस थे और जब पूरे नहीं हो पाएंगे तो फिर उससे क्या नुकसान हो सकता है। तो ये मेरे ख्याल से गुणा भाग प्रवीण जी मान के चलते हैं कि वो हमसे ज्यादा समझदार हैं, जाहिर बात है, पॉलिटिशियन है, ज्यादा समझदार। प्रवीण जी ये कुछ है क्या इस तरह का कि अभी केवल परख रहे हो कि भाई देखो कितना विरोध होता है, कितना उग्र होगा, किस सीमा तक जाएगा, फिर चेंज कर देंगे टिकट, उसमें क्या है? देखिए, माननीय कमलनाथ जी का जो विजन है और जो प्रबंधन है उसको पूरा देश जानता है। कमलनाथ जी बड़े विद्वान उपखंड राजनीतिक है और वो जानते हैं कि कब किसको कहाँ लेना है। क्योंकि जनता की आवाज़ जिस क्षेत्र की जैसी हो रही है उसके हिसाब से कमलनाथ जी वो आगे केंद्रीय नेतृत्व में डिसीजन ले रहा है। लेकिन मुझे ताजुब इस बात का है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरह से प्रवासी नेताओं को लाके यहाँ से लड़ाया, तो मुझे लगता है जो प्रदेश के नेता थे, वो जो सिटिंग्स उनके बच्चे एमएलए थे, उन सब का भविष्य अधर में कर दिया है। तो अब देखना यह है कि भाजपा राजनीतिक रूप से किस शून्यता की ओर जा रही है। तो हम बिल्कुल इंतजार करेंगे, क्योंकि जिस तरह से जनता का आक्रोश और भाजपा कार्यकर्ताओं का आक्रोश शिवराज और भाजपा सरकार के खिलाफ है,
और जो एक भरोसा माननीय कमलनाथ जी में जनता ने जो प्रेम दिया है, वो बहुत जल्दी आने वाले चुनाव परिणाम में जनादेश के रूप में गोविंद मालू जी ये कह रहे हैं कि आप लोग शून्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। ये परिवारवाद वंशवाद को पोषित करने वाले लोगों को, देखिए परिवारवाद की बात करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास। आपके बारे में वो बोलते सुन लेते हैं। आपकी पूरी सूची परिवारवाद वंशवाद को का उद्घोष करती है। दूसरी बात यह है कि इनको इनका पश्चिम की झड़क इनका सब कुछ सूर्यास्त से दिखता है, इसलिए हमारे यहाँ की चिंता आपको करने की जरूरत है। हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ बहुत अच्छे सब कार्यकर्ता संगठन है, हमको चुनाव लड़ना भी आता है, जनता का प्रेम भी हमारे प्रति, हमारे कार्यकर्ताओं का कहीं भी कोई निरुत्साह नहीं है। कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश जरूर है कार्यकर्ताओं का, और कांग्रेस के खिलाफ वो पूरी मोर्चा लेकर चुनाव में पूरी शिद्दत 2018 में जनता आपको घर भेज चुकी है। करते हुए थक जाएंगे आपके जो देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? आप जो ठेकेदारी प्रथा पर जिस तरह मैं आपकी बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन झूठ नहीं सुन सकते। सुनिए जो जनादेश का अपमान 2018 मध्य प्रदेश कांग्रेस को कमलनाथ जी को दिया था, उसका जिस तरह से आपने लोकतंत्र का चीरहरण करा है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने ठीक देखा है। है। एक बार माफ कीजिए, देवदीप सक्सेना जी को इन करूंगा। देवदीप जी ठीक है, मानो साहब बिल्कुल फिसल रहे हाथ से। एक बार देवदीप जी को इन करना चाहूंगा, माफ कीजिए देवदीप जी को इन करूंगा, माफ कीजिए बिल्कुल फिसल रहा है मालू साहब, प्लीज। देवदीप जी, एक जो पिछले हमने देखा लोकसभा चुनाव पिछले बार का, एक कांग्रेस माफ कीजिए दिग्विजय सिंह ने पूरा एक पूजा पाठ, मिर्ची बाबा, ये बाबा वो बाबा आ गए थे और ये सब हो गया था, और अपने अंदाज के विपरीत उन्होंने किया, नतीजा सबके सामने। तो जब आप अपना स्टाइल बदलते हो, वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट की भाषा में कहें तो जब भी वो अपना स्टाइल बदलते थे कोच ग्रेग चैपल के कहने पे, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते थे। इस मामले में आपकी टिप्पणी कांग्रेस के बदलते हुए स्टाइल पे, जो उसका कोर नहीं है? देखिए, कोर नहीं है ये बात सही है। वो चुनाव, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव देश में एक अलग अलग तरीके से माना जाता है। आपने दिग्विजय सिंह जी की बात करी कि मिर्ची बाबा और ये बाबा वो बाबा, लेकिन वहाँ एक सबसे बड़े बाबा थे मोदी जी। तो ऐसा समझा गया कि लोग उनके चेहरे पे या उनके कहने पे या उनके फेस पे उन्होंने चुनाव लड़ा, और उससे सबसे ज़्यादा जीत हुई। दूसरी बात उस चुनाव में ये भी थी कि जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा सिंह को यहाँ से चुना गया था, तो उससे भी जो 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 पॉलिटिकल इक्वेशन गड़बड़ाई, वो भी एक कारण था। लेकिन वो अलग बात है, आपका कहना सही है। लेकिन जिस तरह की अभी हवा बह रही है, और जो कमलनाथ जी ने यहाँ पोस्टर लिया है, वो पोस्टर से जिस तरीके से, बिल्कुल वक्त नहीं बचा। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आप देख रहे होंगे पिछले चुनाव में जो आपने नहीं देखा वो इस चुनाव में दिख रहा है, पिछले चुनाव में जो वहां थे वो यहां दिख रहे हैं, जो यहां थे हो सकता है वहां दिख रहे हो। तो ये सब देखते रहिए, क्योंकि आप वोटर हो। जैसे देवदीप जी ने कहा, मैं सहमत हूं कि सबसे बड़ी शक्ति तो आप ही हो, साक्षात आपके अंदर ही ताकत है सियासी इस पूरे बैतरणी को पार लगाने की। तो देखते रहिएगा और समझ बूझ के वोट करिएगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे जवाब तो देना होगा। आप देखते रहिए BSTV।